बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और हमारे आज के प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेसो के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन। ये भी उम्मीद है कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है। इनकेस अगर अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पूरा दिन आपके पास है। वी होप फॉर गुड। और वैसे भी मैं कहता हूँ कि हर जो नया दिन है वो आपके लिए इस बात की उम्मीद लेकर आता है कि आप आज के दिन अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और इस आप से मुराद मैं भी हूँ, यानी कि हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक नया मौका देते हैं। और शायद इसीलिए जो जाग के उठने की दुआ है उसके अंदर बाकायदा तौर पे अल्लाह के शुक्र के साथ ये अमर मौजूद है कि अल्लाह ने हमें एक नया दिन दिया और हम अपने आप को बेहतरी की जानिब लेकर जा सकते हैं। सो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए अगर एक नया दिन आपको मिला है और बहुत अच्छे तरीके से गुजारिए विद द पॉजिटिव माइंड सेट। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम मॉर्निंग शो में बतौर एक मैगज़ीन आपके सामने रख देते हैं। लोग देखते हैं, आप लोग देखते हैं, सराहते भी हैं, कुछ खबरें आपको नहीं भी पसंद आती। लेकिन आजकल जो हेडलाइंस हैं और जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली खबरें हैं वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से हैं। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई ऐसी शानदार किस्म की खबरें आ रही हैं। पहले ऐसा लगा कि बड़ा ठंडा वर्ल्ड कप है, लेकिन अब वर्ल्ड कप जो अपनी पूरी आबोताब के साथ जब कह रहे हैं ना आन बान के साथ आगे चल रहा है, तो अब हमें ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में मजीद जो मैचेस होंगे वो और क्रूशल होते चले जाएंगे। कल जो दिन था जी वो था द बिग शो। मैक्सी, आप कहेंगे ये कौन है? ये निक नेम्स हैं ग्लेन जेम्स मैक्सवेल के, जो कि 2012 से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। शानदार ऑलराउंडर हैं और कल उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर आप चाहें तो आप अकेले सर के ऊपर चाहे जितना बड़ा मैच हो, जितना क्रूशल मैच हो, विद योर इंजरी आप न सिर्फ कैरी कर सकते हैं बल्कि जीत सकते हैं। और अपनी टीम को अगर उसके मादूम इम्कानात हों क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने के, तो उसको आप वापस सेमीफाइनल में लेके जा सकते हैं। कल 201 रन की शानदार इनिंग खेली, 21 चौके 10 छक्के लगाए ग्लेन मैक्सवेल ने और अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया। लेकिन सिर्फ ये नहीं किया, अफगानिस्तान की टीम और उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर पानी भी फेरा। मैं यहाँ पे अफगानिस्तान की कोई ज़्यादा बुराई नहीं करना चाहता, बिकॉज पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, 3 साबिका वर्ल्ड चैंपियंस को हराने वाली अफगान टीम और फिर तकरीबन 5 दफ़ा की चैंपियन जो ऑस्ट्रेलवी टीम है उसको भी कल उन्होंने बहुत ही टफ टाइम दिया। बहुत शानदार क्रिकेट अफगानिस्तान टीम ने खेली, लेकिन एक गलती कर गए और वो था अंडर एस्टिमेट कर गए जो लोअर मिडिल ऑर्डर था। और मैक्सवेल को, जिनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ दी बिग शो, ये उनका निक नेम है, कल उन्होंने मैक्सवेल साहब ने जो है ना वो तबाही कर दी जिसे कहा जा सकता है। खैर, अफगान बॉलिंग लाइन के बखिए उधेड़ डाले और इससे पहले कि ओवर्स मुकम्मल होते उन्होंने 19 गेंदे पहले ही इतना बड़ा जो हदफ था वो अकेले अपने सर पे हासिल कर लिया। टोटल 293 आई बिलीव बनाने थे और 201 तो उन्होंने बनाए और फिर बाकी पूरी टीम ने जो किया वो किया। और इसमें भी बड़े मज़े की बात यह है कि 91 रन के ऊपर 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट थे, फिर उसके बाद कोई विकेट नहीं गिरी। उसके बाद कोई विकेट ही नहीं गिरी। ग्लेन मैक्सवेल सोली डिड इट। इससे ऊपर, इससे खूबसूरत कोई इनिंग हो नहीं सकती है। कल जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरीवन, और जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा और उन्होंने कहा कि ये एक हिस्टोरिक मैच है, शायद इससे ज़बरदस्त बड़ा तारीखी ज़बरदस्त मैच और होना जैसे कल ग्लेन मैक्सवेल ने किया। सो हमने ज़रूरी समझा कि हम ज़रूर इसको अप्रिशिएट करें। हम क्रिकेट के ऊपर एक डिटेल सेशन भी करेंगे जिसमें हम तज्जिया करेंगे इस इनिंग्स का भी, और उसके साथ साथ पैट कमिंस की तारीफ भी ज़रूरी है जो कि ग्लेन मैक्सवेल के साथ रहे और इस इनिंग को साथ लेकर चले। खैर जनाब, अब 3 जो टीमें हैं वो क्वालिफाई कर चुकी हैं, चौथी का फैसला होना बाकी है। इट्स गोइंग टू बी वर्सेस पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड एंड ऑफ कोर्स समहाउ अफगानिस्तान ऑल्सो। अफगानिस्तान का एक मैच साउथ अफ्रीका के साथ है जो बहुत बड़े मार्जिन से उसको जीतना है, अदरवाइज अफगानिस्तान है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इस बारे में आपको आगाह करेंगे कि क्या इक्वेशन बनती है। येट बहुत ज़बरदस्त मैच जिसके बारे में जिक्र ज़रूरी था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे पास वी हैव अ लॉट टू शेयर, इस पर भी हमने बात करनी है चूँकि लाहौर का जिक्र हम मुसलसल करते आ रहे हैं। बागों का शहर है और यहाँ पे जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुँच गई है। और आज तो अलग सुबह यूजुअली मुझ पे देखने में इम्पैक्ट नहीं आता। हम जब स्टैट्स पढ़ते हैं तो समझ आता है कि अच्छा इतना ज़्यादा स्मोक चल रहा है या ये सूरत हाल चल रही है, लेकिन आज जो हमने देखा तो बहुत ज़्यादा स्मोक है। आज लाहौर समेत पंजाब के शहरों में हुकूमत पंजाब जो है वो कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है। लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है। पंजाब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कसूर, गुजरावाला, शेखुपुरा, ननकाना साहब, हाफिज़ाबाद और नारोवाल में भी लॉकडाउन का फैसला किया गया है। ये 7 जो बड़े शहर हैं इसमें कल से इन पाबंदियों का इतलाक होगा और इतवार तक जो नकलो हरकत है वो महदूद कर दी जाएगी। मुख्तलिफ इसमें तालीमी इदारे शामिल हैं, इसमें मार्केट्स हैं, इसमें रेस्टोरेंट्स हैं,
सिनेमा हाउसेज हैं, यानी कि वो सभी पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे आवाम की तादाद बड़ी तादाद में आवाम जा सकती है, उनको बंद करने का फैसला किया गया है। जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं और ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो भी बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट महदूद है, उसको चलता रखा जाएगा लेकिन महदूद हद तक चलेगी। हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स और डेयरी शॉप्स जो ज़रूरी हैं, बेकरीज भी इसमें शामिल हैं एज़ यूजुअल, वो खुली रहेंगी। इसके अलावा जो नमाज़ और दीगर मजहबी रसूमात हैं इनकी अदायगी की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स के टेक अवेज और जो होम डिलीवरीज हैं इनका भी सिलसिला जारी रहेगा। आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट और हम सब ने भी मिलकर, अगर आपको जलाते हैं कूड़ा वगैरह, पूरा कूड़ा करकट जलाते हैं, उसमें आप थोड़ी एहतियात कर लें ताकि इसका नुकसान कम से कम हो। स्मोक बहरहाल बहुत ज़्यादा है और मास्क का इस्तेमाल प्लीज़ बहुत ज़्यादा करें। इसके अलावा जनाब हमारे साथ पॉलिटिकली आज क्या इंपॉर्टेंट है इसको हमने डिस्कस करना है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द पॉलिटिकल डिस्कशन इन आर आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर तो वैसे कल आ गई थी, हमने कल प्रिडिक्ट किया था और फिर वो बड़ी खबर आ गई थी, वो थी नून लीग और एमकेएम के हवाले से। बहरहाल आम इंतखाबात आपको मालूम है मैं अब एग्जैक्टली 3 महीने का वक्त माजरत रह गया है और ये 3 माह का वक्त बड़ा क्रूशल है। सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाबी अखाड़े में उतर चुकी हैं, अब एक दूसरे को आंखें दिखाना शुरू हो गई हैं। इससे कबल मंशूर का ऐलान, कारकर्दगी, इल्ज़ामात के बजाय जो गुज़िश्ता बरसों की निस्बत मिलकर इंतखाबात लड़ने के लिए तगोदो है ना, इस वक्त वो हमें ज़्यादा नज़र आती है। जैसे कि मैंने आपको खबर दी, आपको मालूम ही है इनफैक्ट कल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी, वो लीगी कायद नवाज शरीफ साहब के हवाले से थी कि 4.5 साल के बाद वो न सिर्फ अपनी सियासी कुर्सी पर बैठे बल्कि मुल्की सियासी हलचल जो है उसको भी कंट्रोल कर रहे थे। एमकेएम के साथ उनकी आम मुलाकात हुई। लीगी कायद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम 1.5 साल कबल एमकेएम से सियासी इत्तेहाद कर चुके थे, इत्तेहाद हुआ था, तभी आज वाला इत्तेहाद तय पाया है। ये उसका एक क्या कहना चाहिए, कंटिन्यूटी है ये कह सकते हैं। 8 फरवरी का जो इलेक्शन है ये रवादारी के माहौल में लड़ने जा रहे हैं। ख्वाजा साद साहब ने यह भी कहा, दूसरी जानिब फारूक सत्तार साहब ने कहा कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कौमी मईशत की बात जब हो या कौमी सियासत की बात हो तो कराची का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुस्तफा कमाल साहब जो बड़े अहम रहनुमा हैं, पहले पीएसपी जमात के सरबराह थे, वो एमकेएम का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा कि जो इत्तेहाद है, जो इंतखाबी इत्तेहाद है, ये वजारतों के लिए नहीं है, लोगों के मसाइल के हल के लिए। अगर मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी कराची दूध देने वाली गाय है तो इसे चारा तो खिलाएं, पहले चारा खिलाएंगे तो वो दूध देगी। 2013 में कराची में 17 नशिस्तें एमकेएम ने जीती थी आउट ऑफ 20 और हम 2013 वाली अपनी पोजीशन पर वापस आएंगे, उनका ये भी कहना था। और इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी है उसे सिंध में टफ टाइम देंगे। और मुर्तज़ा वहाब साहब की कल एक स्टेटमेंट बड़ी चल रही थी जिसमें उन्होंने कहा जी कि अब नून लीग को कम अज़ कम ये तो लग रहा है कि वो पीपल्स पार्टी का अकेले मुकाबला नहीं कर सकती या किसी भी और जमात को, तो इसलिए वो सामने आ रहे हैं। इसी तरह कुछ जमात इस्लामी के ऊपर भी तनकीद हुई है। ये सारी जो सूरत हाल बन रही है जी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ शौकत पराचा साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे ज़रा राय लेते हैं। शौकत भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आई होप यू कैन हैव अ गुड मॉर्निंग एंड गुड डे। सबसे पहले तो ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, क्या इस डेवलपमेंट का मकसद सियासी तौर पर अपने लिए माहौल बेहतर करना है PMLN की तरफ से, या वाकई जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि चूंकि अकेले मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए ये इत्तेहाद जरूरी था, इसलिए इत्तेहाद किया गया? व्हाट डू यू सी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान। अब इत्तेहाद पंजाब में देखा जाए तो उसकी और इम्प्लीकेशन है, सिंध में देखा जाए तो और इम्प्लीकेशन है, और फ्रॉम रियल पॉलिटिकल पर्पस देखा जाए तो फिर इसकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। मसलन नून लीग पंजाब में बेस्ड है, एमकेएम पंजाब में आकर कहां नून लीग को वोट दे सकेगी, या एमकेएम के जरिए नून लीग अगर जीतना चाह रही है। सिमिलर एमकेएम सिंध में और वो भी अर्बन सेंटर में, वहां के अंदर नून लीग का इतना कहां वोट पड़ा है जो वो एमकेएम को वोट दिलवाएगी। लिहाजा एक ऑप्टिक्स के लिए, एक स्क्रीन के लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि दो बड़ी जमातें, और इसमें कोई शक नहीं है, एमकेएम का जहां वोट बैंक है वो बरकरार है पर वोट बैंक, और नून लीग का वोट बैंक है वो अपनी जगह पर मौजूद है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ नून लीग के हवाले से। लेकिन एज एलायंस देखा जाए तो ये बस गैलरीज के लिए है, ऑप्टिक्स के लिए है, वरना तो ये अगर 92 का मैं रेफरेंस दूं नून लीग को भी और एमकेएम को भी, या जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी वो भी मैं रेफरेंस दूं, तो इन जमातों का कोई इतना अच्छा आपस में
ताल्लुक नहीं रहा। खुद मुस्तफा कमाल साहब जो 2017 की बात कर रहे हैं, वो खुद 2017 में अपनी पार्टी के बारे में क्या कह रहे थे। अब मैं आपको याद दिलाऊं, मैं मुस्तफा कमाल साहब को याद दिलाऊं, मैं कराची के लोगों को याद कराऊं, या मैं पाकिस्तान के लोगों को याद कराऊं, इसलिए ये एक अच्छी बात है। इन प्रिंसिपल एग्री के सियासी जमातों को, जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि पिछले इलेक्शन में गाली गलोच थी, चोर डाकू कहा जा रहा था, एक नफरत का माहौल बना हुआ था, खुदा करे कि वो अभी ना बने, और वो इन्हीं इकदामात की वजह से लिए जा रहे हैं। ये इकदामात अच्छे हैं, इन प्रिंसिपल बड़ी अच्छी बात है। सियासी जमातों को बैठना चाहिए, मुल्क की मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि किसी एक जमात के पास मसाइल का हल नहीं है, लेकिन नून लीग समझती है कि मियाँ साहब वापस आ गए हैं, मियाँ साहब में वो विजन भी है, मियाँ साहब में वो एक्सपोयर भी है, मियाँ साहब भी है। तो ये जो इत्तेहाद के हवाले से मैंने आपको अपनी ओपिनियन दी। बाकी ठीक है, मियां साहब की सियासत किस जानिब जा रही है? कल बड़ा इंपॉर्टेंट बयान एक वो चांडियो साहब ने दिया, मौलाना बख्श चांडियो साहब ने, उन्होंने कहा कि जो नून लीग है वो काफ लीग बनती जा रही है। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, और आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, क्योंकि ये इत्तेहाद जिस जमात से हुआ है उस जमात का टिल्ट हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ रहा, ये कहा जाता है। फिर उसके साथ साथ इससे पहले जो कुछ फैसले हुए, फिर मियां साहब का आना, फिर जरदारी साहब के इल्जामात, कल उन्होंने कहा कि मैंने 8 साल इनको देखा है, ये ना परफॉर्म कर सकते हैं ना इनसे होता है। उन्होंने बड़ी कल क्रिटिकल स्टेटमेंट दी। तो ये जो खास तौर पे जो चांडियो साहब की स्टेटमेंट है कि नून लीग काफ लीग बनती जा रही है, आप किस हद तक मुत्तफिक है स्टेटमेंट से, और क्या ये स्टेटमेंट ठीक है आपके ख्याल में? बात यह है कि पीपल्स पार्टी की तो रिजर्वेशन हैं और नून लीग की अपनी रिजर्वेशन हैं, क्योंकि दो मुख्तलिफ जमातें हैं, दो मुख्तलिफ जमातें अपना अपना मंशूर रखती हैं। 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत में इकट्ठे थे। जरदारी साहब ने, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कल बातें की, वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, क्योंकि सियासत के हवाले से जो सोच या जो विजन आसिफ अली जरदारी साहब की है, वो तो शायद किसी की भी नहीं है। उन्होंने एक और बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने कहा कि मैं दोस्तों को समझाता रह गया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये नून लीग बता सकती है या पीपल्स पार्टी वाले दीगर जो रहनुमा हैं बता सकते हैं कि सदर जरदारी कौन सी गलती की बात कर रही थी और क्या कहते हैं। लेकिन बात यह है कि अब इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम में चांडियो साहब जो बात कर रहे हैं या दीगर पीपल्स पार्टी वाले बात कर रहे हैं, इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, कि लाडला है जी, सिलेक्शन हो रही है, फैसिलिटेशन हो रही है, जो भी बात करें, लेकिन टाइम है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में कंसंट्रेशन करनी चाहिए, पीपल्स पार्टी पंजाब में तवज्जो देनी चाहिए। प्रोबेबली जो पीपल्स पार्टी के इतने ज्यादा रिजर्वेशन आ रही हैं, या उनके साहब पंजाब में पीपल्स पार्टी क्या बेचे, आप बताएं ना, आपके पास प्रोडक्ट क्या है बेचने के लिए? किस बेस पे आप आके आपके 18वीं तरमीम लेजिस्लेशन का क्रेडिट आप लेते हैं? ठीक है, आप जो जरदारी साहब को भी टाइटल बैर आप मिलकर देते हैं, मफामत के बादशाह हैं, पॉलिटिकल विजन बहुत ब्रॉड है। उस पॉलिटिकल विजन ने सर सिंध के अवाम को कितना कुछ दिया है, कितनी सिंध की अवाम की जो तकदीर है वो तब्दील हो गई है। मैं भी कराची जाता हूँ, आप भी जाते हैं, बल्कि मैं तो इंटीरियर सिंध भी गया हूँ, आई होप आप भी गए होंगे, और आप जानते हैं जो ग्राउंड सिचुएशन है। तो कितनी की सर तब्दीली है जिसको पंजाब के अवाम बाय कर लें। पंजाब के अवाम तो नवाज शरीफ साहब की सियासत को भी समहाउ बहुत बड़ी तादाद में बाय करने को तैयार नहीं है, हालांकि उन्होंने काम किए हैं, कुछ ऑन ग्राउंड उनके काम नजर भी आते हैं। तो जरदारी साहब फिर क्या मंजन लेके आएंगे जिसकी बेस पे लाहौर या पंजाब के अवाम कहेंगे कि हमें इनको ऑप्ट करना चाहिए? ऐसा क्या है उनके पास? देखिए, पहली बात तो ये है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बहुत काम किए, सिर्फ कुछ काम नहीं किए, बहुत काम किए। एक मुल्क को इस तरह से कनेक्ट करना, कनेक्टिविटी के हवाले से वो सही कहते हैं कि हमने हजारा मोटरवे बनाई, हमने लवारी टनल बनाया, हमने सी को आगे बढ़ाया। डेवलपमेंट के हवाले से तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते मियां साहब की उस विजन को या उस कंट्रीब्यूशन को। सिमिलर जब पीपल्स पार्टी की हम बात करें, आसिफ अली जरदारी साहब की बात करें, 80s में भी मुल्क क्राइसिस का शिकार था, पीपल्स पार्टी ने संभाला था। फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में बलूचिस्तान के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था, खुदा ना खास्ता, उसको रोका गया, मुल्क को वापस ट्रैक पे लाया गया। पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी सबको साथ लेकर चलने की कैपेसिटी भी रखती है। देखें, 127 सीटें थी, टोटल 172 चाहिए पीएम के लिए। उन
27 सीटों में 2008 से लेकर 13 तक उन्होंने आइन में तरमीम कर डाली। वो किस वजह से? सबको साथ लेकर चले। जो मैं पंजाब के हवाले से, आपने कहा क्या बेचेंगे, बात यह है कि कुछ नई पार्टियां बनी, पुरानी पार्टी टूटी, उसमें से लोग निकले, वो सारे ही इलेक्टेबल थे, वो बड़े मजबूत लोग थे। पीपल्स पार्टी का शायद ये सोच थी कि इस्तेकाम पार्टी में जो लोग गए हैं ये हमारे पास आएंगे, इनको हमारे पास भेजा जाएगा, वो नहीं हो सका। जो मैं बात कर रहा था आपसे कि पंजाब पे तवज्जो दें, वो आए, लोगों से मिले, अभी भी बहुत पोटेंशियल है वहां पर। ट्रेडिशनल लोग बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिशियन है। नून लीग ने कहा कि हमारे पास जगह खत्म हो गई, हमारे तो अपने इतने लोग हैं, हम नए लोगों को वेलकम नहीं कर सकते। तो किधर जाएंगे वो, किधर जाएंगे लोग जिन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट करनी है, जिनका दिल है पॉलिटिक्स में आने का, सियासत करने। एक क्लिशे बन गया कि अच्छा, अब इसी को, ये जो हमने बात पीपल्स पार्टी की पंजाब के हवाले से की है, मैं इसी का ये एंगल नून लीग का सिंध के हवाले से डिस्कस कर लेता हूं। पिछले तकरीबन आई बिलीव 3 दहाइयों से ज्यादा की सियासत है और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ी बड़ी जड़ें हैं इस पार्टी की पंजाब के अंदर, बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। लेकिन सिंध में आज भी इस पार्टी को, इवन कराची जैसे बड़े शहर के अंदर, विच यू कॉल्ड इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, उसमें इलेक्शन में इवन अपेयर होने के लिए एमकेएम की जरूरत है पीएमएलएन को। तो पीएमएलएन ने ये जो अब से पहले सिंध की सियासत में अपना किरदार बिल्कुल मिनिमम रखा और अपने आप को शायद एक कैलकुलेशन तक महदूद रखा कि ठीक है पंजाब से इतनी सीटें आ गई, केपी से इतनी आ गई और हुकूमत बन गई। आप इस रवैये को क्या कहते हैं? सिंध की आवाम का क्या कसूर था कि इससे पहले मुल्क की इतनी बड़ी पार्टी सिंध को हिट ही नहीं कर सकी और वहां पर लोगों का दिल जीत ही नहीं सकी? हालांकि एक और चीज़ कि 2018 के इंतखाबात में आई रिमेंबर कि बहुत अच्छी सपोर्ट थी पीएमएलएन के लिए कराची के अंदर, चूंकि मैंने कुछ हल्कों से शोज किए थे तो मुझे याद है कि बहुत ज्यादा लोग इनके कामों को सराह रहे थे उस वक्त, लेकिन पार्टी उस तरह मुनज़्ज़म नहीं हुई वहां पे। ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त रीडिंग है। और पैरेलल एग्जांपल मैं आपको ये भी दे दूं, खुद पीटीआई ने और चेयरमैन पीटीआई ने बार बार यहाँ पर कहा कि हम जा रहे हैं, सिंध जा रहे हैं। फिर अरबाब गुलाम रहीम साहब को उन्होंने वहां पर अपना एडवाइजर भी बनाया था। मैं चेयरमैन पीटीआई की बात कर रहा हूं, जब वजीर आजम थे। एक पैरेलल एग्जांपल दे रहा हूं। अरबाब गुलाम रहीम साहब को एडवाइजर बनाया कि सिंध में पीटीआई को वो बनाएंगे, पीटीआई को आगे लेके चलेंगे। आखिर क्या वजह है? ना नून लीग कामयाब हो सकी, ना पीटीआई कामयाब हो सकी। तो पीपल्स पार्टी ने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है कि सिंध के अवाम किसी और पार्टी को अपने करीब नहीं आने देते, या सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और जमात के साथ नहीं चलते। कुछ तो कंट्रीब्यूट किया पीपल्स पार्टी ने। अभी एमकेएम का फिनोमिनन कराची में नून लीग आप बता रहे हैं, एक मिफ्ता इस्माइल थे, वो भी चले गए, या अभी उतने जितने पहले थे। तो आप जब तक ग्राउंड वर्क नहीं करेंगे, सिंध में ग्राउंड वर्क किया है सिर्फ पीपल्स पार्टी ने। आपने ये देखा था कि मार फैमिली घोटकी वाली जहां कल गए हुए थे आसिफ अली जरदारी साहब, ये पार्टी में अगर आ सकती है तो बाकी फिर बच के आ गया। इंडिविजुअल है वहां पर, बहुत सारे इंडिविजुअल हैं जो वक्त के साथ चलते रहते हैं। मसलन सोमरू साहब हैं, इलाही बख्श सोमरू साहब की फैमिली, या मोहम्मद मियां सोमरू साहब हैं। कुछ ऐसे गौस बख्श मार हुआ करते थे वो किसी और जमात में, अब वो भी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बैठ गए। जीडीए वाला प्लेटफॉर्म है सिंध में, फंक्शनल और दूसरे जो लोग हैं वो मिलके जीडीए उन्होंने बनाया हुआ है, अपने तौर पर मुकाबला करते हैं। ये नहीं है कि वहां जिस तरह मीडिया में आ जाता है कि जी पीपल्स पार्टी वहां मारती है, पीपल्स पार्टी जुल्म करती है। पीटीआई के दौर में जुल्म करने वाला तो वो तो ज्यादा मीडिया पे प्रोपेल किया जाता अगर ऐसी बात हो। आपने नाम पीटीआई का ले लिया, अब तीसरी जमात पीटीआई ही है जिस पे हमने बात करनी है। अगर कोई जमात किसी बड़े सियासी इत्तेहाद की तरफ नहीं जा रही तो वो तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। और मोहम्मद अली मोहम्मद साहब की एक स्टेटमेंट मैंने कल इनफैक्ट एक टेलीविजन शो के अंदर देखी। उन्होंने कहा कि आप हमें खुलकर खेलने दें, बात 2/3 से भी आगे निकल जाएगी, ये उनका कॉन्फिडेंस है। ठीक कॉन्फिडेंस है? लोगों के कॉन्शियस को, लोगों के मैंडेट को मैं तो प्री जज नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्शन टाइम है, सब लोग यही कहते हैं कि हम 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। 2/3 अक्सरियत से जीतना 2018 में तो पूरा शोल्डर भी था ना,
वो पूरी सपोर्ट भी थी 2018 में, लेकिन 2/3 के आज सिंपल मेजॉरिटी भी ना बन सकी। और फिर आज MKM आज तक कहती है कि हमारी जो सीटें हैं कराची वाली वो चुराई गई। तो कराची में 2018 का रिपीट होगा? नो। अभी जो मेयर का इलेक्शन हुआ उसमें तो चीजें सामने आ गई ना कि PTI का तीसरे नंबर पे। लेकिन शौकत भाई कतई कलामी की मदद 2018 में PDM की 1.5 साल की हुकूमत होके नहीं गुजरी थी, जिसमें पेट्रोल 300 प्लस था, जिसमें डॉलर 300 प्लस था। ये इम्पैक्ट आप मत भूलें ना, बिजली इतनी महंगी नहीं थी उस वक्त। हमने 60-70 हज़ार रुपए बिल नहीं भरे थे घरों के 2018 में। तो इसने भी तो इम्पैक्ट किया है मौजूदा जमातों की पॉपुलैरिटी को समहाउ इन द फेवर ऑफ तहरीक इंसाफ। देखें ना, फॉर एन आर्ग्यूमेंट 3.5 साल की हुकूमत जो PTI की थी, उसी की गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, उसी की मिस गवर्नेंस और उसी के हुकूमत की जो इनएफिशिएंसी थी, उस वजह से तो मुल्क नीचे जा रहा था, जिस वजह से तब्दीली आई। ये लंबी बहस है, लेकिन हम इसको लोगों तक छोड़ते हैं कि लोग क्या कहते हैं। क्या 3.5 साल PTI की कारकर्दगी को फरामोश करके बुलाकर वो सिर्फ 5 सालों में 3.5 साल माइनस करके सिर्फ 16 माह की कारकर्दगी देखेंगे? मेरे पास बिल्कुल लास्ट 20 सेकंड्स हैं, इसमें ही बताइए, ये इत्तेहाद तो हमने कल एक देखा, कोई बड़ा इत्तेहाद मुस्तकबिल करीब में बनता देख रहे हैं आप? आपको लगता है हो सकता है? जी, इत्तेहाद बने ना बने, इत्तेहादी हुकूमत तो जरूर बनेगी ना, मैं ये देख रहा हूँ। यानी कि इत्तेहाद होगा, इलेक्शन से पहले हो या बाद में हो, ये कह रहे हैं आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हर जमात अपना अपना इलेक्शन लड़ेगी। देखे ना, जहाँ जिनके अपने एक हल्के में 3 कैंडिडेट्स हों 3 जमातों के, और तीनों जमातें कहें कि हमारे कैंडिडेट स्ट्रांग है और वाकई स्ट्रांग हो, तो वहाँ कोalition यानी अलायंस नहीं बनेगा। हाँ, बहुत सारे हल्कों में सीट एडजस्टमेंट जरूर हो सकती है कि हमारा ठीक है, आपका बंदा राइट शौकत सर, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि ये सूरत हाल बेहतर तरीके से आगे चले। अगर कोई इत्तेहाद बन भी रहा है तो पाकिस्तान की फेवर में हो, पाकिस्तान की आवाम का जो फैसला है वो इन इंतखाबात में सामने आए, चाहे वो किसी भी हक में है, किसी के भी हक में है। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, हमने एक बहुत अहम खिराज अकीदत पेश करना है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर साहब को है। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर शहीद को है। उनकी नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। उसके मनाजिर हैं। ISPR के मुताबिक उन्हें मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। उनकी नमाज जनाजा में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब शरीक हुए, वज़ीर दिफा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब इसमें शरीक हुए, और बड़ी तादाद में सिविल और फ़ौजी अफसरान, फ़ौजी जवान, शहरी और शहीद के रिश्तेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर शहीद के हवाले से आपको बताएं तो खैबर KPK के इलाके में वादी तीरा में शहीद हुए थे। लकी मरवत से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साल नायक खुशदिल खान, 4 सद्दा से ताल्लुक़ रखने वाले रफ़ीक खान, नायक रफ़ीक खान, और मरी से ताल्लुक़ रखने वाले 33 साल लास नायक अब्दुल कादिर की नमाज जनाजा भी उनके आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हमें मालूम है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है, किरदार अदा कर रही है, और जवानों के साथ ऑफिसर्स का शहीद होना, मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि इस बात का गमाज़ है कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं पाक फ़ौज के, वो शाना बशाना लड़ते हैं सिपाहियों के साथ। अल्लाह इनकी इस कुर्बानी को कबूल करे, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और मज़ीद हमें ऐसी शहादतें न देखनी पड़े। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बड़े मार्के के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोलकाता में मोर्चा संभाल लिया है। कल भी हमने आपको बताया था, कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान पर कुछ मेहरबान दिखाई देता है। क्रिकेट के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स की तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी पाकिस्तान टीम को बतौर फेवरेट नज़रअंदाज किया गया, उसी वक्त टीम नामुमकिन और हैरान कुन तौर पर शानदार कमबैक करती है। जब भी बहुत ही नीचे चली जाती है तो फिर बहुत ही ऊपर तक जाती है। 1992 का वर्ल्ड कप हो या फिर उसके बाद के कुछ इवेंट्स हमने देखा है। इस वक्त जनाब अगर पाकिस्तानी शायकीन की बात करें, कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान की फेवर में नज़र आता है और शायकीन इससे उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। इस वर्ल्ड कप में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ने, आपको पता ही है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 401 रन का हदफ था। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें भी 21 रन से कामयाबी हासिल कर ली थी डकवर्थ लुइस मेथड के तहत, और बारिश वाज अ रीज़न। दो कि पाकिस्तान की टीम परफॉर्म भी बहुत अच्छा करी थी। तकरीबन 25 ओवर्स में हमने आधे रन बना लिए थे। दूसरी जानिब अब जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है, इस इक्वेशन के अंदर भी बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये
बारिश हो जाती है, पॉइंट्स तकसीम होते हैं, पाकिस्तान के फेवर में जाएगा। अगर मैच नहीं होता, उस सूरत में बात कर रहे हैं, अगर श्रीलंका बीट कर दे न्यूजीलैंड को तो वो भी पाकिस्तान के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी। बहरहाल पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ जीतना है। इन केस अगर न्यूजीलैंड बीट करता है श्रीलंका को, जिसके बज़ाहिर काफ़ी चांसेस हैं, तो फिर इंग्लैंड के खिलाफ बड़े अच्छे मार्जिन से पाकिस्तान को जीतना होगा। लेकिन इस सारे अमल में जो अच्छी बात है वो ये है कि हमें वो इक्वेशन मालूम हो जाएगी कि हमने किस इक्वेशन से हराना है। हमारे लिए कोई डार्क साइड नहीं रहेगी, हमें पता होगा कि हम इतना करें तो ये मैच जीत सकते हैं और जीत जाएं तो फिर हम क्वालिफाई करेंगे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इससे पहले कि हम तज्जिए की जानिब जाएं, अफगानिस्तान के हवाले से हमने शुरू में बात की थी। अफगानिस्तान टीम ने जी जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होनी है अगले साल, उसके लिए अपनी जो सीट है ना वो पक्की कर ली है। कल के मैच के बाद वैसे परफॉर्मेंस तो कमाल रही है, लेकिन श्रीलंका के खास तौर पे जो श्रीलंका का मैच हुआ इससे पहले, उसके हारने के बाद बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका टाइम आउट वाला मैच आपको याद होगा, उसके बाद अब अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक होगा। दिस इज अ न्यूज़। हमारे साथ रिशाद साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, उनसे ज़रा राय लेते हैं रिशाद महमूद साहब, और उनसे पूछे कैसा लगा उनको। कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल, वो कहते हैं ऑल इज़ वेल व्हेन एंड्स वेल। तो कल तो था एवरीथिंग वाज मैक्सवेल। तो हाउ वाज द मैक्सवेल डे रिशाद भाई, फॉर अ क्रिकेट व्यूअर, फॉर अ स्पेक्टेटर, फॉर अ जर्नलिस्ट? आई मीन कैसी लगी आपको ग्लेन जेम्स मैक्सवेल की इनिंग कल? जी इमरान, मैं तो ये समझता हूँ कि आई मीन आई बीन वाचिंग क्रिकेट फॉर मोर देन 45 years एंड आई थिंक आई हैव नेवर सीन एन इनिंग लाइक दिस। मैं समझता हूँ ग्रेटेस्ट ओडीआई इनिंग्स है जो मैंने देखी है। एक माइक हसी की इनिंग्स थी 2010 की, जो बड़ा इम्प्रॉबेबल विन किया था, लेकिन इट हैड नो मैच टू दिस वन, बिकॉज इसमें जो मैक्सवेल की अपनी हालत थी और जो ऑड्स उनके अगेंस्ट थे 91 for 7 से, और उसी 7 विकेट्स पे लेके आए और इतना बड़ा मार्जिन 201 उसमें से बनाया उन्होंने 290 से। आई मीन अमेजिंग, कोई वर्ड नहीं है, स्पीचलेस, जैसे कमिंस ने भी कहा कि आई एम स्पीचलेस। सो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है जिस तरीके से वो खेले। आपके ख्याल में ऐसी जो इनिंग्स होती है, मोस्टली कहते हैं जी उस प्लेयर का दिन था, छक्का लग गया, तुक्का लग गया, चल गया, लेकिन मैक्सवेल की इनिंग्स हमें बड़ी कंपोज नजर आई। लेकिन फिर भी इस इनिंग्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट चांसेस मौजूद थे, कैचेस विन मैचेस वाला जो अक्सर हम फॉर्मूला कहते हैं, वो कल भी हमें अप्लाई होता नजर आया, और जब कैच गिरा तो मैच गिरा, और फिर इसका इजहार अफगान कैप्टन ने भी किया। आप इससे किस हद तक मुत्तफिक है? जी हाँ, नहीं बिल्कुल जाहिर है। अभी आपको पता है कि इस टूर्नामेंट में भी मैक्सवेल बहुत फॉर्म में है, उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी वर्ल्ड कप की बनाई है। तो एक ऐसे आदमी को चांस दे देना, वो भी 2 चांसेस दे देना, तो फिर तो वो कैपिटलाइज करेगा डेफिनेटली। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस अफगान टीम का सामने आया, कि मैं समझता हूँ अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीम होती साउथ अफ्रीका या इंडिया, तो वो ये शायद एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाते बॉलिंग करने की मैक्सवेल को, जो कि इंजर्ड भी थे, तो वो डेफिनेटली क्लोजिंग फील्डर्स लाते या किसी तरह से उनको प्रेशराइज करते। तो वो चीज अफगानिस्तान का इनएक्सपीरियंस यहाँ नजर आया। आखिर में उन्होंने बहुत लूज बॉलिंग की और बहुत सक्सेस दिए, आखिर में 10 छक्के तकरीबन मारे मैक्सवेल ने। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जरा बॉलिंग बेहतर कर सकते थे, लेकिन आई थिंक कि वो उस वक्त खुद भी पैनिक हो रहे थे, उनके लिए एक बड़ा से डू और डाई मैच था, बिकॉज अगला मैच तो अफगानिस्तान को बहुत बड़ी मार्जिन से जीतना काफी मुश्किल हो गया उनके लिए। और ये रिशाद भाई, आपने चूंकि छक्कों का जिक्र किया, मैं अभी अपना एक्सप्रेस का स्पोर्ट्स पेज देख रहा था, यहाँ पे छपा है जी कि 487 छक्कों का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है इस वर्ल्ड कप के अंदर, और इससे पहले ये रिकॉर्ड 2015 में 463, 2015 के वर्ल्ड कप में 463 छक्कों का था, और अभी वर्ल्ड कप का तो एक बड़ा हिस्सा तो नहीं, लेकिन एक मस्तर हिस्सा बाकी है। तो ये रिकॉर्ड आई बिलीव 500 को शायद क्रॉस कर जाए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, चलें अब लेट्स गेट बैक टू आवर इक्वेशन, इफ्स एंड बट्स, अगर मगर शगर की तरफ आ जाते हैं। क्या लग रहा है, बारिश कितना रोल प्ले करेगी, और उम्मीद रखें हम बारिश से, रहमत की बारिश होगी हमारे लिए? जी हाँ, देखिए वो मिकी आर्थर ने भी अपने लास्ट स्टेटमेंट में यही कहा है कि आई एम होपिंग फॉर डिवाइन इंटरवेंशन। तो वो डिवाइन इंटरवेंशन जो है वो उनको ये उनका मतलब था कि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका के मैच में बारिश हो जाए और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को एक अच्छे मार्जिन से हरा दे, तो उसमें न्यूजीलैंड के एट बेस्ट 9 पॉइंट्स ही होंगे और पाकिस्तान के फिर 10 हो जाएंगे। लेकिन उसमें यह भी है कि अफगानिस्तान भी साउथ अफ्रीका से हारे, लेकिन अफगानिस्तान का स्कोरिंग रेट काफी कम है, तो मेरे बहुत बड़ी मार्जिन से साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा। दैट सीम्स इम्प्रोबेबल एट द मोमेंट। लेकिन पाकिस्तान की ये चांसेस, अगर बाकी बारिश हो जाती है कल के मैच में न्यूजीलैंड श्रीलंका, या श्रीलंका कोई अपसेट कर देता है,
तो फिर वो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक फेवर होगा। वैसे एक और सवाल मेरा कल के मैच को लेकर जहन में आ गया, मैं करना जरूरी समझता हूं। आप के लिए कितना बड़ा सरप्राइज होता अगर कल का मैच जीत जाती अफगानिस्तान टीम और सेमीफाइनल्स, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच जाती? क्योंकि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि इन्होंने 3 साबिका चैंपियंस को तो हराया है, पाकिस्तान को, इंग्लैंड को, श्रीलंका को और ऑस्ट्रेलिया को हराते हराते रह गए। तो ये क्या बहुत बड़ा सरप्राइज होता और एक बहुत बड़ी टीम के तौर पर मर्ज होकर सामने आ जाती है अफगानिस्तान टीम अचानक टॉप टीम्स के अंदर आपके लिए? जी देखिए, मैं समझता हूं कि आपको याद होगा कि इसी वर्ल्ड कप के पहले 2 मैचेस अफगानिस्तान ने हारे और उसके बाद जॉनथन ट्रॉट जो उनके कोच हैं, जो फॉर्मर इंग्लैंड प्लेयर हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम लोग मेंटली टफ हैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स और उनको मैं इस चीज से निकाल रहा हूं कि डिफीट कोई चीज नहीं है, विक्ट्री की तरफ तुम जा सकते हो, तुम क्वालिफाई कर सकते हो। तो मैं समझता हूं कि एक अफगानिस्तान टीम में डेफिनेटली एक रिजॉल्व बड़ा डेफिनेट नजर आया है कि अक्सर टीम्स तो उनके 2 या 3 विकेट ज्यादा आउट सके हैं। इतनी डिटरमिनेट बैटिंग है और उनकी बॉलिंग तो हो रही है। आप देखिए कि उनके स्पिनर्स उनका ट्रम्प कार्ड रहते हैं, लेकिन कल उनके दोनों फास्ट बॉलर्स ने 2-2 विकेट्स लिए। तो टेकिंग 2 विकेट्स ईच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो दैट वाज क्वाइट रिमार्केबल अचीवमेंट। मैं समझता हूं ओवरऑल अफगानिस्तान टीम शेप अप कर रही है और डेफिनेटली इस वर्ल्ड कप में तो देखिए क्या फेट होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि बिल्कुल एक पावर हाउस बन के सामने आ गया ऑलरेडी, जैसे आपने भी बताया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर। डेफिनेटली और बड़ा अच्छा भी है, अच्छी टीम्स आनी चाहिए, छोटी टीम्स के ऊपर आना बड़ा खुशाइंद है खास तौर पे अच्छी क्रिकेट के लिए। लेकिन फिर इन टीम्स का बिहेवियर भी बड़ा अच्छा होना चाहिए, जैसा कि हमने एक नाखुशगवार वाकया देखा बांग्लादेश जैसी सीनियर टीम का और श्रीलंका के दरमियान जो हुआ, और फिर उसमें अभी भी मैं पढ़ रहा था कि जो कशीदगी है वो दोनों कैंप्स के दरमियान बरकरार है। अच्छा, पाकिस्तान टीम की स्ट्रैटेजी के हवाले से डू यू सी सम चेंज? आई मीन कल कुछ लोगों ने कमेंट किया तो मुझे लगा कि ये बात तो दुरुस्त है, यानी कि जिस तरह की क्रिकेट हो रही है हाई स्कोरिंग, इस लिहाज से तो फिर हमने साउथ अफ्रीका हो, अफगानिस्तान हो, हमने तो इसका मतलब है बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, हमने तो बड़े क्लोज मैचेस लेकर गए हैं अगर हम हारे भी हैं, जिस तरह बाकी टीम्स के साथ हो रहा है उसकी निस्बत। तो कोई स्ट्रैटेजी में तब्दीली आप देखते हैं हमारे लास्ट मैच को लेकर पाकिस्तान में? जी हाँ, मैं समझता हूं कि ये स्ट्रैटेजी हो सकती है पाकिस्तान की। उस दिन तो 4 फास्ट बॉलर्स खिला दिए थे, लेकिन मुझे फाइनली हो सकता है हारिस रऊफ ड्रॉप हो जाए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और इंग्लैंड की टीम वो स्पिनर्स पे जरा वीक है, उनके स्पिनर्स। और शादाब का कमबैक मैं देख रहा हूं जो फिट हो गए हैं और हो सकता है कि एक ऑलराउंडर पाकिस्तान जो है वो स्पिनिंग ऑलराउंडर नवाज या, लेकिन सलमान अली आगा भी है, उन्होंने कोई इतनी बॉलिंग नहीं की या बैटिंग नहीं की, लेकिन ये कि हो सकता है कि शादाब और नवाज का इंडक्शन हो। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, लेकिन बात डन है कि बिल्कुल फखर जमान जाहिर है उस इनिंग्स के बाद बहुत चार्ज अप हैं और वो खेलेंगे और एग्रेसिव एक स्टांस पाकिस्तान का। अगर पहले बैटिंग की तो एक बहुत बड़ा टोटल करना और अगर सेकंड बैटिंग की तो बहुत कम ओवर्स में टारगेट अचीव करना। आई होप कि इंग्लिश पेज सारा होमवर्क फखर पे ही ना कर ले, हमें ये डर है। और फिर फखर के वीक एरियाज का भी हमें पता है कि कहाँ गलती करते हैं, लेकिन वंस वो कहते हैं ना आप जब फॉर्म में होते हैं तो आपको बॉल फुटबॉल नजर आता है, तो फखर का वो फॉर्म आई बिलीव ही हैज गॉट दैट इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से है, बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट यू सी द थिंग्स, आपको पता है, आप कवर करते रहे हैं, कर रहे होते हैं। इंजमामुल हक साहब की जगह तौसीफ अहमद साहब को चीफ सिलेक्टर, अबूरी चीफ सिलेक्टर मुकर्रर किया गया। मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि हम जब तौसीफ भाई से यूजुअली अपने प्रोग्राम में भी बात करते हैं ना, तो मुझे कोई कंटेम्प्रेरी क्रिकेट से बहुत ज्यादा आगाह नजर नहीं आते। आई नो मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं, बट इट इज और ये बड़ा जरूरी है कि आजकल क्रिकेट जो कि गेम से ज्यादा एक साइंस बन चुकी है और ऐसे लोग आए जो कि इसको समझें, एंड देन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन आप इस तकर्री को या तैनाती को आप कैसे देखते हैं? जी एब्सोल्युटली, देखिए तौसीफ भाई से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, बहुत वो गेम को समझते हैं, वो एज एन एक्सपर्ट पर्सन भी कई जगह पे बैठते हैं। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है, वो एक यानी ऐसी बोल्ड पर्सनालिटी नहीं है जो अपने हिसाब से बड़ी इंडिपेंडेंटली एक टीम को स्टैंड ले सके। जी हाँ, उस पर कोई डिटर्मिन वो रहे, अगर किसी बड़े प्लेयर को निकालना भी है, बिठाना भी है, तो उसमें वो कोई डेफिनेट स्टैंड दे, तो वो थोड़े से सहारे ढूंढने वाले आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन ये कि आई थिंक वो इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है। एंड यू आर वेरी राइट कि आजकल की जो बात होती है, जिस तरह से मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर थे पहले, वो उनके बारे में कहा जाता था कि ही इज एन लैपटॉप एक्सपर्ट, तो वो बिल्कुल एक दूसरा एक्सट्रीम था कि वो हर चीज को जो है वो टेक्नोलॉजी पे देखते थे और फील्ड पे वो इतना नहीं जाते थे। लेकिन आई थिंक ये देखना पड़ेगा, ताज आजम ट्रॉफी वगैरह के परफॉर्मेंसेस, जो लोग लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं, उनको देख
तो ये सब चीजें अब पाकिस्तान का तो टफेस्ट टूर आगे आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की जानिब जब आप इशारा करें तो मेरे ज़हन में पहला नाम सरफराज का क्लिक हुआ है। सैम अयूब का भी हुआ है लेकिन सरफराज का हुआ है। आपका इशारा सरफराज की तरफ है मेनली? जी डेफिनेटली है मेरा। और देखिए 10 साल के बाद कराची की टीम जीती है और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आई मीन की डबल सेंचुरी थी और सेंचुरी बहुत ही एक्सीलेंट फॉर्म में है। कीपर तो वो हैं ही बहुत अच्छे और उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में हमें डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस का और आई मीन यंग ब्लड का एक डेफिनेटली अच्छा इंतजार नजर आना चाहिए। और हमेशा ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया जब हम पहुंचते हैं तो अच्छे यंग प्लेयर्स उनसे एक्सपेक्टेशन भी होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़े बड़े हैं और वो बहुत बड़ा एक्सपोजर भी है। बिल्कुल इन दी एंड जब हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरफ मैं वापस लाऊंगा, आखिरी सवाल मेरा, भारत चूंकि टॉप के ऊपर है और बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल के आया है, भारत की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी ना अपने सेमीफाइनल को लेकर। व्हाट डू यू थिंक, भारत के जहन में रोहित शर्मा एंड कंपनी क्या सोच रहे होंगे? कौन सी टीम उनको चाहिए होगी सेमीफाइनल में, क्योंकि सबकी नजरें तो ट्रॉफी पर हैं। सो कौन सी टीम ज्यादा ठीक रहेगी आपके ख्याल में भारत के लिए, उनके ख्याल में? जी हाँ, देखिए ये एक बात तो ये है और ये कुछ जिसे कहते हैं लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम भी ये दिखाते हैं कि जब पाकिस्तान एक मैच भारत से हार जाता है और उसी टूर्नामेंट में दोबारा उनका सामना पड़ता है तो पाकिस्तान जीत भी जाता है। और ये है कि और अगर आपको याद हो 2019 के वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान को अवॉइड करने के लिए इंडिया की टीम इंग्लैंड से हार गई थी, लेकिन फिर फाइनल में न्यूजीलैंड ने हरा दिया। तो इस कोई स्ट्रेटेजी अगर किसी टीम को अवॉइड करना है तो फिर इंडिया डिफेंसिव पे जाएगा, ये उनके माइंडसेट। दे वुड वांट कि पाकिस्तान ना आए उनके मुकाबले। एक डेफिनेटली खतरा तो उनके सर पे मंडला रहा है, डेफिनेटली है। ठीक है इरशाद साहब, एक्सीलेंट मैच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। महमूद सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, हम क्रिकेट पे बात कर रहे थे, आपने तजिया सुना। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक्सप्रेसो में दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। काफ़ी दिन हुए थे हमने मौसम का जिक्र नहीं किया था। थैंक्स टू अल्लाह करीम हमें आज फिर मौका मिल रहा है कि मौसम पे थोड़ी सी बात करें। कुछ प्लस यानी कि पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव भी है जो हमने बात करनी है। एक तो सबसे पहले खबर आपको दे दें कि जो एक मगरबी लहर है, मगरबी हिस्सों को मुतासिर कर सकती है, जो इंटर हुई है पाकिस्तान में। आज शाम से जो बालाई इलाके हैं या बालाई हिस्से हैं उनको अपने लपेट में लेगी और जुम्मे तक इसके मौजूद रहने का इम्कान है, जिससे खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, यहाँ पर बारिशें हो सकती हैं और इसके जो बालाई अजला हैं यहाँ पे स्नोफॉल, बर्फबारी भी हो सकती है। दूसरी जानिब बारिशों और ये जो बर्फबारी का सिलसिला है ये 10 नवंबर तक जारी रहने का इम्कान है। इन केस यू हैव एनी प्लान्स तो आप उसको मुताबिक देख लीजिएगा। देन पीडीएमए की जानिब से जो तमाम ज़िलाई इंतजामिया है इसको अलर्ट रहने के लिए एक मरासला भी जारी किया गया है। मगर दूसरी जानिब जो निगरान पंजाब हुकूमत है, एज ऑफ टोल्ड इन द स्टार्ट ऑफ द शो, बड़े इंपॉर्टेंट कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो लाहौर है, एंड वी ऑब्वियसली नो दैट, दुनिया के सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों के अंदर शामिल है। स्मोक से मुतल्लिक उन्होंने कहा जी हमारी एक तवील मीटिंग हुई है, बच्चों को आंखों और सांस की जो बीमारियां हैं इनकी शिकायत मौसूल हो रही हैं। भारत में जो मुख्तलिफ फसलें हैं या उनकी बाकियात जो जलाई जाती हैं वो हमसे 4 गुना ज़्यादा हैं। दिस इज़ व्हाट मिस्टर नकवी सेड। और बॉर्डर के ऊपर उन्होंने कहा जी कि ये बाकियात जलाने का जो सारा असर है ये हमारी तरफ होता है जब हवाएं मेनली पाकिस्तान के पंजाब की तरफ चलती हैं। उन्होंने कहा कि जो मार्केट्स हैं जी हफ्ते को हम बंद करेंगे। 10 नवंबर को पंजाब के जो दफातर हैं या स्कूल्स हैं इनमें छुट्टी होगी, जिसे आज से नोटिफाई कर दिया जाएगा। विद दैट मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार को शादी घर खुले रहेंगे। वीकेंड पे शादी कर सकते हैं आप, वीकडे में शादी मना है आपको। पार्क्स बंद रहेंगे। उनका ये भी कहना है कि बेकरीज हो गई, फार्मेसीज हो गई, ये खुली रहेंगी। टेक अवेज, रेस्टोरेंट्स भी खुले रहेंगे और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी मोहसिन नकवी साहब का कहना था कि खुली रहेगी। इन इकदामात से क्या फ़ायदा होगा, एक तो हमने इस पर बात करनी है। विद दैट ये जो नई लहर है ये किस हद तक ठंड लेकर आएगी, जो कि अभी नवंबर का काफ़ी हद तक आगाज़ हो चुका है लेकिन सर्दी उस हद तक नहीं है। हमारे साथ जवाद मेमन साहब मौजूद हैं। आप मौसमियाती तज्जियाकार हैं, मौसमियात के हवाले से एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो हम ज़रा उनकी एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इन डिसीजंस को, इन इनिशिएटिव्स को कैसे देखते हैं। जवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी बॉस, मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैंने ये जो एक पिक्चर रखी है मौसम की इनिशियली, इस पर ज़रा कमेंट कर दीजिए, आप कैसे देख रहे हैं इसको, मौसमियाती तब्दीली को सबसे पहले बताइए। जी बिल्कुल इमरान भाई, इस वक्त जो है वो एक मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है तकरीबन 2 दिन से जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को इफेक्ट कर रहा है। पिछले 2 दिन से इसके जो असरात थे वो बलूचिस्तान के ऊपर थे, क्योंकि जो सिस्टम है ईरान के रस्ते बलूचिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ है
और आज शाम या रात तक जो है वो इसके असरात पंजाब और फिर हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं, जैसे आपने बताया भी कि केपीके, गिलगित बल्तिस्तान और इन तमाम तर इलाकों में जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। इनिशियली बारिशें होंगी, पहाड़ी इलाकों पे जो है वो बर्फबारी होगी। काफी सारे इलाकों में स्पेशली किसानों के लिए अपडेट है कि ज़ालाबारी भी मुमकिन है, जिससे आपको पता है कि ज़ालाबारी जो है वो फसलों के लिए काफी हद तक नुकसानदेह रहती है। तो और ये जो सिलसिला है इसके जो असरात हैं ये 10 से 11 नवंबर तक जो है ये एक्टिव रहेंगे, स्पेशली पंजाब में और पाकिस्तान के तमाम तर शुमाली इलाका जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये आप कह रहे हैं कि ये जो तब्दीली है ये रूटीन के मुताबिक है, इसमें कुछ अनयूजुअल तो नहीं है? नहीं, ऐसा अनयूजुअल नहीं है क्योंकि नवंबर का महीना है। हाँ, इस साल जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स चल रहे हैं, जो एल नीनो सीजन था, हमने देखा भी कि मॉनसून जो है वो काफी हिट हुआ। अगरचे पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं, पंजाब में काफी हद तक नॉर्मल रहा, कुछ जगहों पे अबव नॉर्मल भी रहा, लेकिन खुसूसी तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में हमने देखा कि काफी हद तक जो है वो बिलो नॉर्मल बारिशें रही हैं। तो ये जो पैटर्न है इसकी वजह से जो है वो जब सर्दी का सीजन आता है, जो मगरिबी हवाओं के जो सिस्टम्स होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि इनकी जो तादाद है और इनकी जो शिद्दत है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। इस साल खुसूसी तौर पर दिसंबर से लेके तकरीबन जनवरी और फरवरी तक जो है वो ये लगातार ये सिस्टम जो है वो हर थोड़े थोड़े दिनों बाद जो है वो आते रहेंगे। खासी अच्छी बर्फबारी है, खासी अच्छी हमारे ग्लेशियर्स को संभाव हेल्प मिल जाएगी और हम ये भी समझें कि फरवरी तक प्रोलॉन्ग करेगा सर्दी का सीजन, पहले खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा अब ये जो बड़ा अहम फिनोमिनन है स्मोक का, हम इस पे मुसलसल बात कर रहे हैं। बड़े मुझे लगता है अच्छे डिसीजंस है, अच्छे फैसले हैं, इंप्लीमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेहत से आगे कुछ नहीं है। पंजाब जो गवर्नमेंट है वो ठीक खतूत पे सोच रही है, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं, आप बताइए आप इन फैसलों को कैसे देखते हैं? क्या इन फैसलों का इम्पैक्ट आएगा स्मोक सिचुएशन पे या नहीं? आपको लगता है कि बस ठीक है? देखिए अमन भाई, थोड़े हद तक जो है वो कह सकते हैं कि आएगा, लेकिन ओवरऑल ये जितने भी मेजर्स लिए जा रहे हैं अपनी जगह पे ये बिल्कुल ठीक है, होने भी चाहिए। लेकिन इसका अगर आप ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। पिछले कई सालों से, स्पेशली पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि ये जो स्मोक के जो मसले मसाइल हैं, स्पेशली लाहौर और उसके आसपास के जितने भी तमाम तर इलाके हैं, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गया है और हर साल इसमें जो है वो इजाफा ही होता चला जा रहा है। ठीक है, हमारे पास ग्रीनरी है, उन इलाकों में ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ऐसे जितना फर्क नहीं पड़ा। बुनियादी वजह यह है कि जितना भी इंडस्ट्रियल टॉक्सिक जो हमारे गैसेस हैं उन्हें एज पर स्टैंडर्ड जो है वो ट्रीट करें, साथ ही साथ जो व्हीकल पोल्यूशन हैं उसको भी जो है वो ट्रीट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बुनियादी वजह जो आपने अपने स्टार्टिंग में भी बताई, ये जो फसलें जलाने वाला ये जो सिस्टम है, स्पेशली जो बॉर्डर के उस पार है, ये आप इवन के सैटेलाइट इमेजेस में भी देखें तो हमसे यकीन करेंगे 70 से 80 गुना जो है वो ज्यादा है। वहां पर बाकायदा नजर आता है कि इन इलाकों में जो है वो फसलें जल रही हैं, टॉक्सिक गैसेस यहाँ से रिलीज हो रही हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, हवाओं के पैटर्न जो है वो हमारे यहाँ सर्दी के सीजन में जो है वो अब चेंज होना शुरू हो गए। ये आज से 10-15 साल पुराने पैटर्न्स नहीं है। यही वजह है कि आपने स्मोक जो है वो पिछले 5-6 साल से जो है वो आप देख रहे हैं, इससे पहले इतना नहीं होता था। तो इस चीज को जो है वो बहुत बड़ी हद तक जो है वो रोकने की जरूरत है, क्योंकि आपका कोर सोर्स जो है वो यही है। यही जवाब भाई, हमारी कुछ दिन पहले जो बलदियाती उमूर के केयर टेकर मिनिस्टर, उनसे बात हुई थी हसन इब्राहिम साहब से, और उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट भी की थी और उनके सामने नुक्ता रखा था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हम ये मैकेनिज्म बना रहे हैं। और वो रिक्वेस्ट या तजवीज़ ये थी कि अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म बने जो बॉर्डर के दोनों तरफ यानी कि भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को कंट्रोल करे और उसके लिए काम करे, चूंकि इट इज़ इक्वली डैमेजिंग फॉर इंडियन पॉपुलेशन एज वेल, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा हम इस पर काम कर रहे हैं। आपके ख्याल में ऐसा कोई मैकेनिज्म कितना ज़रूरी है और वो मैकेनिज्म क्या हो सकता है? किन खतूत पे काम करे वो मैकेनिज्म? अगर बन जाए, कोई कमेटी बन जाए, कोई टास्क फोर्स बन जाए? देखिए, ये तो फौरी तौर पे जो है ना इमरजेंसी बेसिस पे जो है वो इससे मैकेनिज्म को होना चाहिए। हमारे जो अपर लेवल हैं, जो फॉरेन लेवल हैं, उसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पे इक़दाम होने चाहिए। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि सिर्फ यहाँ लोग नहीं रहते हैं, वहां भी हैं। इनफैक्ट लाहौर के बिल्कुल बराबर में आपको पता है दिल्ली का जो शहर है वो भी इंतहाई ज्यादा मुतासिर है, बल्कि वहां तो जो AQI लेवल्स हैं वो 800-900 तक चले जाते हैं। हमारे यहाँ लाहौर में तो ये 500 के 600 के आसपास रहते हैं। तो आवाम तो दोनों तरफ जो है वो ठीक है जवाब साहब, थैंक यू वेरी मच। टाइम मेरा खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे। जवाद मेमन साहब मौसमियाती तब्दीली के हवाले से और खासतौर पर स्मोक सिचुएशन पे अपनी राय का इजहार करे थे। हमने ब्रेक लेनी है, टॉप ऑफ द आवर, उसके बाद वापस आएंगे, आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। अब मौजू है सबसे अहम और वो है मईशत, मुआशी सूरत हाल के बारे में अगर आपको बताएं या इस पर बात करें तो IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान के दौरे पर है। हमने इस बारे में बात की थी। हुकूमत और IMF के दरमियान इस वक्त गुफ्तगू जारी है और तकनीकी सतह के जो मुज़ाकरात हैं वो 10 नवंबर तक जारी रहेंगे। इसके बाद फैसला होगा कि IMF मजीद शराइत लगाता है या हमें $70 करोड़ की नई किस्त जारी करता है। सीनियर सहाफ़ी और माशी उमूर के माहिर शाहबाज राना साहब की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को बताया है कि इम्पोर्ट पर पाबंदियों और दीगर इक़दाम के नतीजे में इस वक्त जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 4.5 बिलियन 4.5 अरब रुपए से कम रहने का इम्कान है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए जो बैरूनी फाइनेंसिंग है इसके चैलेंजेस से निपटना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। जो ब्रीफिंग दी गई है IMF को उसके मुताबिक रवा माली साल के दौरान मुआशी नमू तकरीबन 3 से 3.5% तक रहेगी, जबकि महंगाई 21% तक रहेगी। और अगले माली साल के लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि महंगाई की शरह 7 से 8% तक रह सकती है। ये इम्कान उन्होंने जाहिर किया है। उधर हम अगर मजीद वजारत खजाना के हवाले से आपको बताएं तो पाकिस्तान को मिनिस्ट्री के मुताबिक $6.5 बिलियन के बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना है। आज की खबर यह है कि पाकिस्तान चीन की तरफ भी देख रहा है। निगरान हुकूमत ने सऊदी अरब और UAE समेत जो दीगर वैसे दोस्त ममालिक हैं इनसे राब्ते का फैसला किया था। इस्लामी तरक्याती बैंक ADB आलमी बैंक वही इदारे हैं जिनसे हमारा ये लेन देन चलता रहता है, उसकी जानिब भी हुकूमत देख रही है। दूसरी जानिब हुकूमत ने जो IMF से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसका प्लान शेयर कर दिया है। करंट अकाउंट खसारे में कमी के जरिए ये जो गैप है इसके कम होने का इम्कान मौजूद है, जबकि सालाना $6 अरब हदफ के मुकाबले में 3 माह में जो खसारा है ये $94 करोड़ 70 लाख रहा है। दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान की जो मजबूती इक़्तिसादी कारकर्दगी है उससे बहरहाल उस पर इत्मीनान का इजहार किया है और IMF ने जो ट्यूबवेल सारिफीन है इसके लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान क्या ये कर पाएगा, चूँकि IMF ने पाकिस्तान को ज़रई शोबे के लिए सोलराइजेशन का निज़ाम मुतारिफ करवाने और ट्यूबवेल्स पर जो सोलराइजेशन स्कीम है इस पर 90 बिलियन का चूँकि खर्चा होगा ये करने के लिए IMF ने कहा है। सो देखते हैं कि इन तजावीज़ पे किस हद तक अमल हो सकता है। स्टॉक मार्केट इज़ परफॉर्मिंग गुड। कल 54,000 की जो हद थी उसने नफसियाती अबूर की थी, फिर कम बैक भी किया। कुछ लोगों ने मुनाफा पुल आउट किया जिससे सूरत हाल थोड़ी फ़र्क भी हुई। विद दैट डॉलर आज थोड़ा सा स्लाइट उसमें इजाफा हुआ है, जो ट्रेडिंग ऑन 286 287। हमारे साथ शहबाज राना साहब मौजूद है जिनकी खबर को हमने कोट किया। विद दैट चूँकि वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं तो उनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि वो अंदर की क्या कहानी समझते हैं। इस वक्त होता है ना एक प्लेयर की टीम की बॉडी लैंग्वेज होती है, तो IMF की टीम की भी एक बॉडी लैंग्वेज होगी जिसे एक जर्नलिस्ट गेज कर सकता होगा। तो अपने कहा राना साहब जरा राय लेते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं शहबाज राना साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक, आप दोनों ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच सर। आई एम जस्ट अलोन, आज अमला मेरे साथ नहीं है, लेकिन इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उस पर हमने लाजमी समझा कि आपसे बात की जाए। सबसे पहले तो मैं ये बताइए, ये जो वफ्द पाकिस्तान के अंदर है और ये जो खबरें बाहर आ रही हैं ये किस हद तक मुअस्सर और मस्बत हैं पाकिस्तान के लिए? आप सूरत हाल को किस जानिब जाता देख रहे हैं बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड IMF? जी पहले आपने जिक्र किया बॉडी लैंग्वेज का, तो दोनों साइड से जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत पॉजिटिव है। मैंने हॉस्टिलिटी नहीं देखी दोनों साइड से। पाकिस्तान का तो हमेशा डिफेंसिव ही होता है, लेकिन एक चीज जो डिफरेंट है दिस टाइम कंपेयर टू जब ये लोग लास्ट आए थे पिछले प्रोग्राम के तहत, उसमें और अब में फर्क ये है, उस वक्त लग ऐसा रहा था कि वजारत खजाना खुद संजीदा नहीं थी IMF के साथ प्रोग्राम करने में, और जिस किस्म का ये डाटा शेयर कर रहे थे, जिस किस्म की ये पोजीशन उस वक्त की जो वजारत खजाना थी ले रही थी, वो कोई IMF ने इतना भी अप्रिशिएट नहीं किया था। और इनके दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अच्छा। वो हाल इस वक्त नहीं है। एक तो इनकी नंबर्स के एतबार से इनकी जो पोजीशन है बाय एंड लार्ज ठीक है। अगर हम बात करें सिर्फ पहले 3 माह का जिसका ये जायजा ले रहे हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इनके नंबर्स पॉजिटिव है बाय एंड लार्ज। 2-3 उसके अंदर आउटस्टैंडिंग है जिसका हम बारह जिक्र भी कर रहे हैं। एक तो उसका एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का, जो हमें गैर मुल्की कर्जे चाहिए थे, हमने कमिट किया कि हम ले लेंगे और हम नहीं ले पा रहे, ये एक बहुत बड़ा एक मसला है अपनी जगह पे। दूसरा जो एक्सचेंज रेट का है। अब जो कल की बात हुई है एक्सचेंज रेट की, जिस तरीके से मैनेजमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने की है, उसके ऊपर IMF ने इतराजात लगाए हैं। अच्छा। कि गवर्नमेंट तो ये कह रही है या स्टेट बैंक तो ये कह रहा है कि हमने इसमें इंटरवीन नहीं किया, लेकिन अब एक पैटर्न आपको नजर आ रहा था कि एक तरीके से डेली कोई 80 पैसे 85 पैसे रुपया मजबूत हो रहा था, डॉलर बीच में कमजोर हो रहा था, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो ठीक नहीं थे। जितने भी खराब थे पूरे थे उसी तरीके से थे जो पहले थे। अच्छा, साथ ही जो हमारे इसके ऊपर मौकिफ ये था कि पाकिस्तान ने एक क्रैकडाउन किया अगेंस्ट होर्डिंग, स्मगलिंग और इस तरह के जो इक़दाम करना किसी भी हुकूमत का या कंट्री का ये एक राइट होता है, तो
उसकी वजह से ये जो pricing है वो डॉलर की कमजोर हुई है और रुपए की बेहतर हुई थी। लेकिन जो पैटर्न को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, पिछले कोई 2 हफ्तों से अब हमें पता था कि अब IMF आ रहा है और ये चीजें फिर रिवर्स हो जानी है, तो वही हुआ। आप कॉन्स्टेंटली आप देखें उसमें ₹1, ₹1.5, ₹1.25 पर डे अब रुपए की कदर में कमी हो रही है। ठीक है। तो इससे ये एक फैक्टर है। अब एक तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का $6.5 अरब के करीब एस्टिमेटेड है गैप, जिसको से ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कोई $4.5 अरब का इन्होंने कहा जी कि अब हमारा जो करंट अकाउंट का खजाना वो रह सकता है इस माली साल में, कितना रह सकता है। ये वाला जो आप डिफरेंस बता रहे हैं, सॉरी टू कट यू, क्या ये किसी किस्म की एतमाद में कमी का बायस भी बन सकता है दोनों अतराफ? ऐसा हो सकता है ये जो डॉलर प्राइसिंग की आप बात करें? एतमाद में कमी तो आप इसको नहीं कह सकते, ये पोजीशन होती है, दोनों साइड जो होती है नेगोशिएशन में ले सकते अपने लेते हैं। ओके। और पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है, IMF ने भी अपनी पोजीशन वाजे कर दी है, और उसका रिजल्ट देख लीजिए कि पिछले 2 हफ्तों से जो रुपया वो कमजोर हो रहा है। और इसका इन्होंने भी इस चीज को इन्होंने प्रीएम्प्ट कर लिया था कि ये चीज हमसे पूछी जाएगी, और उन्होंने आके पूछा, और देखिए जब से IMF है यहाँ तो बिल्कुल अब वो ₹1 के करीब आपकी डेली प्राइस गिर रही है। ठीक है। तो कल जो क्लोज हुई है 287 पे हुई है रफली, और बल्कि कल मुझे एक बिजनेसमैन का उसको मैसेज आया, वो बता रहे थे कि एक जो बड़ा बैंक है, वन ऑफ द टॉप 5, उसने ₹289 का रेट उनसे डिमांड किया था टू सेटल लेटर ऑफ क्रेडिट को LC इंपोर्ट के लिए, वो अपनी सेटल करना चाह रहे थे। ओके। तो उन्होंने इवेंचुअली वो किसी दूसरी बैंक से 287 पे सेटल की थी। ठीक। तो इसका मतलब है कि जो बैंक्स भी हैं वो रुपए की कदर को कमजोर होता हुआ देख रही हैं आने वाले दिनों में। तो दिस इज, बट आई डोंट सी कि इससे कोई इत्मीनान का फकदान था। अच्छा, ये अभी तक जो आपने क्वेश्चनर बताया ये तो सिलेबस के मुताबिक है, यानी कि ये तो हम इससे पहले डिस्कस करें, और आप एज यू सेड कि इसके मुताबिक तो हो सकता है पर्चे की तैयारी भी की हो हमारे जो उमूर हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हमारे जो ऑफिशियल्स हैं। कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, जो आपको लगता है? आउट ऑफ सिलेबस 2 सवाल आए थे ना, एक तो इलेक्शन का आया, जिस दिन IMF पाकिस्तान आया था, तो उसका जवाब दे दिया था 3 घंटे बाद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके डेट अनाउंस हो गई थी और उसी दिन पे वो फाइनल हो गई थी। ठीक है। दूसरा उनका सिलेबस क्वेश्चन था स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का, कि उसका क्या काम है और क्या हम उससे उसकी कारकर्दगी का जायजा लेना चाह रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था वो, उसके ऊपर मेरे ख्याल अभी शायद की कोई बात हुई होगी या नहीं, मुझे नहीं पता, नॉट श्योर, बट आई चेक दैट। उस पे भी पाकिस्तान ने श्योर किया कि हम उनको ब्रीफिंग देंगे। दैट वाज आउट ऑफ सिलेबस। अब जो आगे वाली चीजें, तो गुड पीछे वाला हो गया ना, अब जो चंद दिनों में, चूंकि ये IMF की टीम 15 नवंबर तक पाकिस्तान में है, तो आइंदा दिनों में खासतौर पर जो वीकेंड होगा इसके बाद फिर जो गैप्स आइडेंटिफाई होंगे इवन उन एरियाज में भी जहाँ पे अभी तक हमारी अच्छी कारकर्दगी है, जैसे बजट है, आपकी सब्सिडीज आपने कम खर्च की हैं, और आपके FDR के रेवेन्यू के जो कलेक्शन है वो अच्छी रही है, इस तरह की मामला है। और लेकिन अभी उसमें फिर गैप्स आगे वाले जो माली साल का बाकी एरिया है, जो पीरियड है हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम ये तो सितंबर तक रिव्यू कर रहे हैं ना, अक्टूबर से जून 2024 तक का जो पीरियड है उसमें परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, और कोई गैप्स हैं तो उसके लिए क्या मेजर्स लेने पड़े, जिसका भी आपने अपने इब्तिदाइया में भी कहा कि कोई नई कंडीशन आ सकती है नहीं आ सकती, उसकी पोजीशन जो है फिर वीकेंड तक बात।